आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिग्मलियन प्ले को, जो कि लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ये प्ले लिखा था 1912 के अंदर और फर्स्ट टाइम ये जो स्टेज हुआ था ये हुआ था जर्मन लैंग्वेज के अंदर 16 अक्टूबर 1913 के अंदर। और उसके बाद जाकर ना ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्टेज हुआ था अप्रैल 1914 के अंदर। ये जो प्ले है ना, इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, हेनरी हिगन्स जो कि फोनेटिक्स का प्रोफेसर होता है और दूसरी है लिजा डूलिटल। ये एक फूल बेचने वाली लड़की होती है और कहानी इस तरह से होती है कि हेनरी हिगन्स जो होता है वो उस फूल बेचने वाली लड़की को बोलना सिखाता है और उसको एक लेडी बनाने की कोशिश करता है। और ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन इसकी एंडिंग जो है ना वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं करती। क्यों, वो भी हम आगे देखेंगे। फिल्म्स की बात की जाए तो इसके ऊपर अब तक तकरीबन 2 से 3 फिल्म्स बन चुकी हैं। एक है पिग्मलियन जो कि 1938 के अंदर बनी थी और दूसरी है माय फेयर लेडी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो बनी थी 1956 के अंदर। अब इसकी ना इंस्पिरेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसका टाइटल जो है पिग्मलियन, इसके बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को इंस्पिरेशन कहाँ कहाँ से मिली। एक तो मेन है ना पिग्मलियन ग्रीक मिथ से, लेकिन उसके अलावा भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस प्ले में जो लीजा डूलिटल का कैरेक्टर है ना, वो लंदन की नॉर्फॉक स्ट्रीट पर फूल बेचने वाले किटी विल्टन से इंस्पायर्ड था। 1958 तक ना किटी विल्टन जो थी ना, उसने वहां पर फूल बेचे और फिर बाद में उसकी बेटी जो थी ना बेटी बेंटन, उसने वो जगह संभाल ली। लेकिन 1 महीने बाद ही ना उसे वो स्टॉल बंद करना पड़ा जब ये हुक्म आया कि अब इस गली में कोई भी बंदा कोई भी चीज नहीं बेच सकता। इसके अलावा ना शो ने ये मेंशन किया है कि इस प्ले का जो कैरेक्टर है ना हेनरी हिगन्स, जो कि एक प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स था, वो ब्रिटिश के काफी कैरेक्टर से इंस्पायर था, जिनमें उसने ना काफी सारे नेम भी मेंशन किए थे। उसके अलावा शॉ ने ना जैकब हेनले की कहानी भी सुन रखी थी, जो कि हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था और जिसको ना स्विस हाउसमेड एलिस एग्लफ से प्यार हो गया था और उसने भी ना उसे जबरदस्ती लीड क्लास की तरह बोलने की एजुकेशन दी। लेकिन उनकी शादी के कुछ टाइम बाद ही जो एलिस एग्लफ थी ना, उसकी डेथ हो गई। इस स्टोरी ने ना काफी राइटर्स को इंस्पायर किया था, जिसके बाद उन पर एक प्ले और एक नोवेला भी लिखा गया था, जिसमें हेनली जैकब जो था ना उसको क्रीक पिग्मलियन से कंपेयर किया गया था। अब हम इसकी ना लास्ट इंस्पिरेशन की बात करते हैं, जो कि इस प्ले का नाम भी है, यानी पिग्मलियन। शॉ ने ना ये प्ले तो 1912 में लिखा था, लेकिन उसने इस प्ले का नाम जो है ना वो एक ऐसी ग्रीक मिथ से लिया है जो कि बहुत ही पुरानी है। और ये मिथ ना हमें रोमन पोइट ओविड की ना जो मेटामॉर्फोसिस की 10th बुक है ना, उसमें देखने को मिलती है ये मिथ। अब मिथ ऐसे है कि पिग्मलियन ना एक स्कल्प्टर होता है, यानी मुजस्मा साज, जो कि साइप्रस से बिलोंग करता था और उसे ना औरतों से नफरत थी और खास तौर पर वो शादी वाली बात से चिढ़ता था। लेकिन फिर भी वो रातों को ना बिस्तर में अकेला लेटकर थक गया था। उसने फैसला किया कि वो ना एक पत्थर से खूबसूरत औरत तराश कर बनाएगा। और जब उसने उस मुजस्मे को कंप्लीट किया ना, तो वो औरत उसे इतनी ज्यादा खूबसूरत लगी कि पिग्मलियन को ना उस मूर्ति से प्यार हो जाता है। इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और उस मूर्ति को किस करता है और उसे ना कपड़े पहनाता है और वो सब कुछ करता है जिससे वो इंसान लगे। लेकिन क्योंकि वो एक मूर्ति थी तो वो इंसान कैसे लग सकती थी, लेकिन उससे ना ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए ना जब वीनस देवी यानी एफ्रोडाइटी जिसको कहते हैं, उसके फीस्ट का दिन आया ना, तो पिग्मलियन जो था ना वो गॉडेस से दुआ करता है और भीख मांगता है कि वो इस मूर्ति को एक जिंदा औरत में बदल दे। तो एफ्रोडाइटी वैसा ही करती है और जब पिग्मलियन घर जाकर उस मूर्ति को दोबारा किस करता है तो वो एक जिंदा औरत में चेंज हो जाती है। इसका नाम गैलिटा होता है। पिग्मलियन जो होता है ना वो उस स्टैचू से शादी कर लेता है और उनका एक बच्चा भी होता है और वो हमेशा खुशी खुशी की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन शो का ये जो प्ले है ना, वो इस मिथ की बिल्कुल डेटो कॉपी नहीं है। प्ले में हेनरी हिगन्स एक स्कल्प्टर है और लिजा डूलिटल उसकी क्रिएशन है। लेकिन शो ने इसमें और भी बहुत कुछ ऐड किया है, जैसे कि ब्रिटिश सोसाइटी और लैंग्वेज और एफ्रोडाइटी की जगह साइंस। लेकिन दोनों स्टोरीज की ना जो बेस है वो सेम है। बेस पर यही कहानी है कि एक आदमी ना अपनी पावर से एक नई औरत को इस दुनिया में लाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो मूवी बनाई गई थी ना माय फेयर लेडी, वो इस पिग्मलियन प्ले से इतनी ज्यादा मैच क्यों नहीं करती। ये बात याद रहे कि इस प्ले का नाम पिग्मलियन है, ना कि माय फेयर लेडी, क्योंकि फिल्म में ना इस प्ले को एक सिंड्रेला स्टोरी की तरह दिखाया गया है, यानी इसमें हेनरी और लीजा के रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा बताया गया है, या फिर आप कह लें कि लीजा के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन ओरिजिनल जो प्ले है ना, उसमें हेनरी के एलिजा को एक फूल बेचने वाली लड़की से एक प्रिंसेस बनाने में ज्यादा फोकस दिया गया है, यानी हेनरी के ऊपर ज्यादा फोकस है। अब ना हम कैरेक्टर्स एनालिसिस देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं, देन हम समरी करेंगे।
तो कैरेक्टर्स के अंदर ना सबसे पहले है हेनरी हिगिंस। हिगिंस ना इस प्ले का मेन कैरेक्टर है जो कि हमें शुरू में नोट टेकर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और बाद में ना इसके रियल नेम के बारे में हमें पता चलता है। ये औरतों से नफरत करने वाला एक मामाज बॉय है जो कि बहुत ही ज्यादा ज़हीन है और फोनेटिक्स का प्रोफेसर है और ये ना लोगों के एक्सेंट से उनके बैकग्राउंड के बारे में बता सकता है और उनके एक्सेंट को मिमिक भी कर सकता है, यानी उनकी नकल भी उतार सकता है और यही हमारी इस कहानी का पिगमिलियन है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है लीजा डूलिटल। ये एक फूल बेचने वाली गरीब लड़की होती है जिसको बाद में ना हेनरी हिगिंस एक खूबसूरत और प्रिंसेस की तरह बोलने वाली लड़की में चेंज करता है। ये एक समझदार और खुद को खुद ही फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली लड़की होती है। वैसे तो ये ज्यादा गुस्सा नहीं करती, लेकिन जब ये प्ले में बहुत ज्यादा गुस्सा होती है ना तो ये अगले बंदे के मुंह पर ना जूते भी मार देती है। ये भी इस प्ले की मेन कैरेक्टर्स में से होती है। उसके बाद है मिस्टर एल्फ्रेड डूलिटल। ये लीजा डूलिटल का फादर होता है और ये ना एक कूड़ा उठाने वाला आदमी होता है। वैसे तो ये लीजा का फादर होता है, लेकिन ये ना उसको पिछले 2 महीनों से नहीं मिला होता और जब इसे पता चलता है कि हेनरी हिगिंस ना इसकी बेटी को फोनेटिक्स सिखाने के लिए ले गया है तो ये ना अपनी बेटी के बदले में ना उससे पैसे हांटने के लिए उसके पास जाता है। इसका एक्सेंट या फिर आप कह लें कि इसकी जो बातें होती है ना वो हेनरी हिगिंस को काफी अच्छी लगती हैं और ये ना मिडिल क्लास मोरालिटी के बारे में भी काफी ज्यादा बातें करता है। मिडिल क्लास मोरालिटी का मतलब है कि वो सारे रूल्स जो कि एक आदमी जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करता है उसे फॉलो करना होते हैं। जब ये सिर्फ 5 पाउंड के लिए अपनी बेटी को हिगिंस के पास छोड़ आता है ना तो हम जान जाते हैं कि ये इखलाकी तौर पर काफी गिरा हुआ आदमी है। लेकिन जब ये 5 पाउंड से ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर देता है तो हम कह सकते हैं कि ये इतना भी नहीं गिरा हुआ। उसके बाद है कॉलोनल पिकरिंग। ये हिगिंस का दोस्त होता है जो कि इंडिया से उससे मिलने के लिए आया था। इसने संस्कृत पर एक किताब भी लिखी थी। यही वो आदमी होता है जो कि हिगिंस को ये शर्त लगाने पर मजबूर करता है कि हिगिंस ना लीजा को 6 माह में एक नया एक्सेंट सिखा दे और इस दौरान ना सारा खर्चा ये खुद उठाएगा। और एंड में लीजा जो होती है ना वो हिगिंस की बजाय इसी पिकरिंग का ज्यादा शुक्रिया अदा करती है कि इसकी क्वालिटीज और बिहेवियर की वजह से ना वो आज एक लेडी की तरह बिहेव कर रही है। इस प्ले में ना ये लीजा के फादर फिगर की तरह दिखाया गया है। उसके बाद हमारे पास है मिसेस हिगिंस। ये हेनरी हिगिंस की माँ होती है और उसके लिए ना एक ऐसी औरत होती है जिसकी वो इज्जत करता है और जिससे वो प्यार करता है। उनको ना अपने बेटे की टेंशन होती है और ये ना उससे बार बार शादी के बारे में पूछती रहती हैं। उसके अलावा ना उनको उस टाइम में औरत होने का आइडिया था क्योंकि जब हिगिंस लीजा को एक लेडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है ना तो मिसेस हिगिंस जानती होती है कि अब लीजा जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसको अच्छी तरह बोलना तो आता है लेकिन वो सोसाइटी में खुद को सेटल नहीं कर पाएगी, इसलिए ना उसे लीजा की फिक्र होती है। और प्ले में ना ये अपने बेटे हिगिंस को वार्न भी करती हैं कि उसका एक्सपेरिमेंट तो पूरा हो जाएगा लेकिन इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देन हमारे पास है मिसेस पियर्स। ये हाउसकीपर होती है यानी हिगिंस के घर की मेड होती है। इसके अलावा ना ये लीजा के लिए एक मदर फिगर की तरह दिखाई गई है, यानी कॉलोनल पिकरिंग जो है वो लीजा के लिए फादर फिगर है और मिसेस पियर्स जो है ये मदर फिगर है। उसके अलावा ना ये प्ले में लीजा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि इससे ना लग रहा होता है कि हिगिंस जो है ना वो लीजा को लेकर जो आया है तो उसके इरादे ठीक नहीं है। इसके अलावा ना एंड में जब लीजा घर से जाने वाली होती है तो ये लीजा को ना हिगिंस की इजाजत के बगैर ही जाने देती है। देन हमारे पास है मिस क्लैरा हिल। ये एक माइनर कैरेक्टर है जो कि प्ले के ना स्टार्ट में ही अपनी मदर के साथ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। ये अपनी माँ के साथ एक्ट 1 में टैक्सी का इंतजार कर रही होती है कि जब उसका भाई टैक्सी लेने के लिए गया होता है। बिहेवियर में ये अपने मदर के बिल्कुल ऑपोजिट होती है और एक्ट 3 में ना पार्टी में इसको लीजा के जो कर्सिंग वर्ड्स होते हैं ना वो काफी अच्छे लगते हैं, यानी ब्लडी, इसलिए ना ये उसके बोलने के स्टाइल को कॉपी करती है और ब्लडी वर्ड को रिपीट करती है जो कि इसकी मदर को काफी शॉकिंग लगता है। उसके बाद है मिसिस एंसफोर्ड हिल। ये क्लैरा और फ्रेडी की मदर होती है और ये ना एक अधेड़ उम्र की यानी मिडिल एज्ड औरत होती है जो कि अपनी बेटी से बिहेवियर में काफी अलग होती है। जब एक्ट 1 में हम इसे देखते हैं तो ये अपनी बेटी क्लैरा से ऑपोजिट बिहेव करती है, यानी ये सब्र वाली होती है और सुकून से टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। इस चीज का अंदाजा आप वहां से भी लगा सकते हैं कि जब एक्ट 1 में नोट टेकर जो होता है वो क्लैरा को उसके एक्सेंट से उसका बैकग्राउंड बताता है तो वो उससे गुस्सा हो जाती है, लेकिन जब यही चीज मिसिस एंसफोर्ड हिल के साथ वो करता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद है फ्रेडी हिल। ये क्लैरा का भाई और मिसिस एंसफोर्ड हिल का बेटा होता है। यही वो होता है जो कि अपनी माँ और बहन के लिए शुरू में टैक्सी लेने के लिए गया होता है। इस प्ले में ना ये लीजा के साथ लव करता है और इसलिए ना ये एक्ट 3 में उससे वॉक के लिए पूछता है और एंड में हम देखते हैं कि इसकी और लीजा की शादी हो जाती है और लीजा एक फूलों की दुकान भी खोल लेती है इसके साथ मिलके। अब हम ना इसकी समरी की तरफ चलते हैं। ये 5 एक्ट का प्ले है तो एक्ट वाइज हम इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्ट 1। एक्ट 1 में ना हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो बाई से बचने के लिए सेंट पॉल चर्च की जो पोर्टिको है यानी गुजरगाह यानी एंट्रेंस जो है उसमें पनाह ले रहे होते हैं, शेल्टर ले रहे होते हैं।
उनमें ना मिसेस एंसफोर्ड हिल और उनकी बेटी क्लेरा भी होती है। इतने में ना क्लेरा का भाई फ्रेडी जो कि टैक्सी लेने के लिए गया था, वो वहां पर आता है क्योंकि वो थोड़ा शर्मीला था, इसलिए ना उसे टैक्सी नहीं मिलती। लेकिन उसकी मदर और सिस्टर दोनों उसे टैक्सी ढूंढ कर लाने के लिए कहती हैं। और जब वो वहां से जा रहा होता है तो वो ना एक फूल बेचने वाली लड़की लीजा डूलिटल से टकराता है और उसके फूल नीचे गिरा देता है और वो कुचले जाते हैं। इतने में ना उन लोगों के पास एक जेंटलमैन आता है जो कि कॉलोनल पिकरिंग होता है। जब लीजा पिकरिंग को फूल बेचने की कोशिश कर रही होती है ना, तो पास खड़ा ना एक आदमी लीजा से कहता है कि वो ना सोच समझ कर बात करे, क्योंकि साइड पर खड़ा एक और आदमी जो है ना वो लीजा की सारी बातों को नोट कर रहा है। और ये दूसरा आदमी हेनरी हिगिंस होता है जो कि पहले नोट टेकर के नाम से इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन असल में ना वो फोनेटिक्स का प्रोफेसर होता है। तो लीजा को ना ये फिक्र लग जाती है कि शायद ये एक पुलिस वाला है और वो इसे एक प्रोस्टिट्यूट समझ रहा है, तो वो ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतने में ना वो नोट टेकर उसे आकर बताता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं है। बहुत जल्द पता चल जाता है कि वो नोट टेकर यानी हेनरी हिगिंस जो है और कॉलोनल पिकरिंग जो है ये दोनों ही एक ही फील्ड के बंदे हैं। और पिकरिंग उसी से मिलने के लिए इंडिया से आया था और हिगिंस भी ना उससे मिलने के लिए इंडिया जाने का सोच रहा था। तो वहीं पर ना हिगिंस कहता है कि वो लीजा को सिर्फ उसकी स्पीकिंग स्किल सिखा कर ना एक फूल बेचने वाली से एक डचेस में चेंज कर सकता है। ये बातें सुनकर लीजा के दिल में भी ये ख्वाहिश जागती है कि शायद ये एक अच्छा तरीका है कि जिससे ना वो किसी अच्छी फूलों वाली दुकान में काम कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेडी जो है ना वो टैक्सी लेकर वापस आता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन और माँ जो है ना दोनों ही वहां से कैब लेकर जा चुकी हैं। लेकिन वो टैक्सी जाया नहीं होती और लीजा उस टैक्सी वाले को ना वो वाले पैसे देकर उस टैक्सी में बैठ जाती है जो कि उसकी टोकरी में हिगिंस ने गुस्से में आकर फेंके थे। उसके बाद है एक्ट 2। इस एक्ट की लोकेशन जो है ना वो हिगिंस का घर है। जब हिगिंस पिकरिंग को अपनी फोनेटिक्स के बारे में बता रहा होता है ना, तो उसकी मेड जो होती है मिसेस पियर्स, वो वहां पर आकर उसे बताती है कि एक नौजवान लड़की ना हिगिंस से मिलना चाहती है। लीजा वहां पर आती है क्योंकि वो एक फूलों की दुकान में एक लेडी की तरह बोलना सीखकर काम करना चाहती थी। वो हिगिंस से कहती है कि अगर वो उसे बोलना सिखाएगा ना तो वो उसे पैसे भी देगी, यानी हर लेक्चर के पैसे भी देगी। हिगिंस उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता, तो वो ना उसे याद करवाती है कि कल रात हिगिंस ने उसे कहा था कि वो इसे ना फूल बेचने वाली लड़की से एक डचेस में चेंज कर सकता है। इतने में वहां पर लीजा का फादर एल्फ्रेड डूलिटर आता है, जिसको अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं होता। वो तो यहाँ पर ना बस अपनी बेटी के बदले में हिगिंस से 5 पाउंड्स लेने के लिए आया होता है। वो हिगिंस से रिक्वेस्ट करता है और उसे ना थोड़ा बहुत लेक्चर सुनने और लेक्चर देने के बाद ना 5 पाउंड्स मिल जाते हैं। हिगिंस जो होता है ना वो डूलिटल के बोलने के स्टाइल से काफी इंप्रेस होता है और वो ना इससे खुश होकर उसे 10 पाउंड्स देता है। लेकिन डूलिटल नहीं लेता क्योंकि वो खुद को ना अनडिजर्विंग क्लास का मेंबर कहता है। इसलिए ना ये इंटेलिजेंट भी होता है क्योंकि ये ना लाइफ के बारे में अपना ही एक नजरिया रखता होता है। ये गुस्से वाला होता है, लेकिन लीजा भी बदले में उसे बुरा भला कहती है। वो भी लीजा को बातें सुना रहा होता है कि जब पिकरिंग उसे रोक देता है। ये एक्ट भी एंड हो जाता है कि जब हिगिंस जो होता है ना वो पिकरिंग से कहता है कि अब ना उनके लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम है जो कि उन्हें पूरा करना है। यहाँ पर वो लीजा की बात कर रहा होता है क्योंकि उसने ना लीजा की बात को पिकरिंग के कहने पर एक शर्त समझकर मान लिया होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी खर्चा आएगा ना वो पिकरिंग उठाएगा। और कॉलोनल जो होता है ना वो हिगिंस से बेट लगाता है कि वो 6 माह के अंदर लीजा को ना बोलना सिखाए। तो उसके बाद है एक्ट 3। ये एक्ट जो है ना ये मिसेस हिगिंस के ड्राइंग रूम में होता है। हेनरी हिगिंस अपनी माँ के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने ना एक फूल बेचने वाली लड़की को चूज किया है जिसे वो बोलना सिखा रहा है। लेकिन मिसेस हिगिंस अपने बेटे की इस बात से खुश नहीं होती क्योंकि ये ना उनके छुट्टी का दिन होता है और वो आज अपने मेहमानों से मिलने वाली थी। और वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि एंसफोर्ड हिल्स ही थे, यानी वो माँ, बेटा और बेटी। जब वो आते हैं तो हिगिंस उनसे ना रूड वे में बात करता है। थोड़ी देर में लीजा भी वहां पर आती है और बहुत जल्द ना मौसम और अपनी फैमिली के बारे में वो बातें करना शुरू कर देती है। अगरचे लीजा अब थोड़ा बहुत लेडीज की तरह बोलना सीख गई थी, लेकिन उसकी बातें अब भी गरीब लोगों से रिलेटेड ही थी। यहाँ पर वो बताती है कि उसे लगता है कि उसकी आंट को ना उसके रिलेटिव्स ने ही मारा है और शराब जो है ना वो उसकी आंट को बहुत ज्यादा पसंद थी। और उसका अपना फादर जो है ना वो उसकी बात तब ज्यादा गौर से सुनता है जब वो नशे में होता है। हिगिंस जो होता है ना वो लीजा की इन बातों को ना न्यू स्मॉल टॉक कहता है। और फ्रेडी यहाँ पर पूरी तरह से लीजा के साथ प्यार में पड़ चुका था, इसलिए जब लीजा जाने वाली होती है ना तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ पार्क तक वॉक करने के लिए जाएगी। तो इस पर लीजा ना उससे जवाब में कहती है, वॉक नॉट ब्लडी लाइकली। ये इस प्ले की बहुत ही ज्यादा फेमस लाइन है और इस प्ले के पहले चंद सालों में ना ब्लडी का वर्ड जब भी यूज होता था ना तो वो इस पेगमिलियन प्ले के लिए यूज किया जाता था। यानी जब भी कोई वर्ड यूज करता था ब्लडी तो ऐसा लगता था शायद वो इस प्ले की बात कर रहा है। जब लीजा और एंसफोर्ड हिल्स वहां से चले जाते हैं ना तो हिगिंस अपनी माँ से उसके ओपिनियन के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि लीजा को ना अभी और सीखने की जरूरत है और उसके अलावा ना उसे लीजा के फ्यूचर की टेंशन है, जबकि पिकरिंग और कॉलोनल को इस बारे में कोई भी टेंशन नहीं है।
ये बातें सुनने के बाद ना हेनरी हिगिंस जो होता है वो वहां से चला जाता है और पिकरिंग के पास आ जाता है। वो दोनों ना लीजा को अब अर्ल्स कोर्ट में ना शेक्सपियर एग्जीबिशन लेकर जाने का सोचते हैं। वहां पर सब लोगों की नजरें लीजा पर ही थी। वहां पर हिगिंस ना अपने एक स्टूडेंट से भी मिलता है जिसका नाम नेपोमक होता है, लेकिन लोग उसे ना उसकी मूछों की वजह से ना हेरी फेस डिक कहते थे। जब हिगिंस का ये स्टूडेंट भी लीजा को नहीं पहचान पाता ना, तो तब तो हिगिंस को यकीन हो जाता है कि उसने ना लीजा को डचेस से ज्यादा एक प्रिंसेस में चेंज कर दिया है। यहाँ पर लीजा की ट्रांसफॉर्मेशन ना पूरी हो गई थी। उसके बाद है एक्ट 4। इस एक्ट की सेटिंग जो है वो हिगिंस का घर है और आधी रात का टाइम है। हिगिंस, पिकरिंग और लीजा अब तीनों जो होते हैं ना वो इस पार्टी से वापस घर आ गए होते हैं और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और लीजा को नोटिस भी नहीं करते, जबकि खुद पिकरिंग जो था ना वो हिगिंस को शर्ट जीतने पर मुबारकबाद दे रहा होता है। हिगिंस इस शाम को ना सिली टूमफुलरी कहता है और शुक्र करता है कि ये खत्म हो गई है। फिर वो बताता है कि वो ना इस सारे एक्सपेरिमेंट को लेकर पिछले 2 महीनों से बीमार था, यानी एक तरह से परेशान था। वो दोनों लीजा से कहते हैं कि वो ना मिसेस पियर्स के लिए ना चाय बनाने के लिए एक नोट छोड़ दे और उसके अलावा ना वो लीजा से कोई भी बात नहीं करते। हिगिंस बहुत जल्द अपने कमरे में जाने लगता है। वो अपने स्लीपर्स ढूंढ रहा होता है कि जब लीजा जो होती है ना वो उसके स्लीपर्स उसके मुंह पर मारती है। ये देखकर ना हिगिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ना वो लीजा के इस बिहेवियर को देखकर हैरान होता है, जो कि इस वजह से गुस्सा थी कि एक तो इन दोनों ने उसे इग्नोर किया और दूसरा ना अब उसे नहीं पता होता कि वो एक लेडी बनकर अपनी लाइफ के साथ क्या करेगी। तो इस पर ना हिगिंस उसे कहता है कि वो अब शादी कर ले। तो इसके जवाब में लीजा ऐसी रिएक्ट करती है कि जैसे वो प्रोस्टिट्यूट हो, यानी कोई एक ऐसी लाइन बोल देती है। आखिरकार ना वो अपनी ज्वेलरी हिगिंस को वापस दे देती है। उसके साथ साथ वो उसे वो वाली रिंग भी वापस दे देती है जो कि हिगिंस ने उसे एक मौके के ऊपर दी थी, और उसी रिंग को ना हिगिंस जो होता है वो अब आग में फेंक देता है और लीजा इस चीज से काफी डर जाती है। गुस्से में आकर ना वो पहले मिसेस पियर्स को बुरा भला कहता है, फिर कॉफी के लिए गुस्सा करता है, फिर लीजा को बातें सुनाता है और फिर एंड में खुद को कोसता है कि उसने अपना नॉलेज इस फूल बेचने वाली लड़की के लिए क्यों जाया किया, और फिर वहां से चला जाता है। लीजा उस आग वाली जगह के पास जाती है और किसी तरह से ना वो रिंग वहां से निकाल लेती है। उसके बाद है एक्ट 5। इस एक्ट की जो सेटिंग है ना वो मिसेस हिगिंस का ड्राइंग रूम है। अगली सुबह जब पिकरिंग और हिगिंस को ना पता चलता है कि लीजा उनके घर से अपना सामान लेकर जा चुकी है, तो मिसेस हिगिंस के पास वो दोनों जाते हैं और पुलिस को कॉल करने का कहते हैं। अब हेनरी हिगिंस ना इस बात से इसलिए परेशान था क्योंकि लीजा को ना उसकी सब चीजों के बारे में पता था, जैसे कि उसकी कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है और आज किस किस के साथ उसकी मीटिंग या फिर अपॉइंटमेंट है। तो क्योंकि लीजा के बगैर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे रहेगा, इसलिए वो ना पुलिस को बुलाने का कह रहा था। ये नहीं है कि उसे लीजा की टेंशन हो रही थी। इतने में ना वहां पर डूलिटल आता है जिसने काफी अच्छे कपड़े पहने होते हैं और ये शादी वाले कपड़े होते हैं, और वो ना हिगिंस पर गुस्सा भी होता है। हुआ कुछ यूं होता है कि पिछली बार जब डूलिटल हिगिंस के पास आया था ना, तो हिगिंस ने ना डूलिटल से काफी इम्प्रेस होते हुए ना उसका नाम जो था ना वो एक रिच अमेरिकन को दे दिया था, और उस अमेरिकन से ये कहा था कि डूलिटल जो है ना वो पूरे इंग्लैंड के अंदर ना सबसे ज्यादा मॉरलिस्ट आदमी है, और वो अमीर आदमी जो था ना वो मॉरल रिफॉर्म सोसाइटीज का फाउंडर था। और अब उसकी डेथ के बाद ना उसने डूलिटल के लिए 1 साल का 3000 पाउंड का वजीफा छोड़ा था, जिस वजह से ना अब डूलिटल को मिडिल क्लास लोगों की तरह बिहेव करना था और अब उसे अपनी मिस्ट्रेस से शादी भी करना थी। मिसेस हिगिंस जब ये देखती है ना तो उसे ये सोचकर खुशी होती है कि चलो कम से कम अब लीजा अपना गुजारा तो कर पाएगी। लेकिन हेनरी हिगिंस कहता है कि क्योंकि उसने 5 पाउंड्स देकर लीजा को डूलिटल से खरीद लिया था, अब इसलिए ना डूलिटल का लीजा पर कोई भी हक नहीं बनता। मिसेस हिगिंस अपने बेटे को बताती है कि लीजा ऊपर सीढ़ियों पर है, और हिगिंस को ना लीजा के यहाँ पर आने की वजह भी बताती है, जो कि ये होती है कि इस तरह से पिकरिंग और हिगिंस ने ना उसे कल रात इग्नोर किया था। हिगिंस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, और फिर ना उसे कहा जाता है कि अगर लीजा को उसके साथ रखा जाएगा तो वो थोड़ा बहुत तमीज से उसके साथ पेश आएगा। फिर डूलिटल को बाहर भेज दिया जाता है कि वो बाहर जाकर इंतजार करे। इतने में ना वहां पर लीजा आती है जो कि अब काफी कॉन्फिडेंट लग रही होती है। हिगिंस फिर से उसे बातें सुनाता है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और वो ना सिर्फ पिकरिंग से ही बात करती है। फिर लीजा कहती है कि अगर आज वो एक लेडी की तरह बिहेव कर पा रही है ना तो ये सिर्फ पिकरिंग की वजह से है, क्योंकि वो एक जेंटलमैन की तरह उससे पेश आता था, जबकि हिगिंस जो होता था वो हमेशा उसे बातें सुनाता था और स्क्वैश्ड कैबेज लीफ कहा करता था उसे। लीजा फिर कहती है कि उसने ना अपनी फूल बेचने वाली लड़की की जो पर्सनैलिटी है ना उसको पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है, और अगर अब वो चाहे भी ना तो वो अपने पुराने अंदाज में बात नहीं कर सकती। लेकिन इतने में ना डूलिटल वहां पर फिर से आ जाता है। इसको देखकर ना लीजा फिर से पुराने अंदाज में बातें सुनाने लग पड़ती है उसको। हिगिंस जो होता है ना वो फिर से अपने उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने लग पड़ता है
जिसको वो सक्सेसफुल कह रहा था। डूलिटल ना फिर अपनी सिचुएशन समझाता है और लीजा से ना अपनी वेडिंग पर आने के लिए कहता है। अब पिकरिंग और हिगिंस दोनों ही ना वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ना डूलिटल को भी साथ लेकर जाते हैं। एंड में हमें ना फिर से हिगिंस और लीजा के दरमियान ना आखिरी मुलाकात दिखाई जाती है। हिगिंस पूछता है कि क्या लीजा का उससे बदला लेकर दिल भर गया है और क्या अब वो उसके घर वापस आएगी, तो लीजा आने से मना कर देती है। इस पर ना हिगिंस खुद को ये कहकर डिफेंड करता है कि वो तो सबके साथ ही ऐसे बिहेव करता है, इसलिए लीजा को ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो लीजा कहती है कि वो हिगिंस से बस यही चाहती है कि वो ना इसके लिए थोड़ी बहुत काइंडनेस शो करे और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा वो इसके पास नहीं आएगी और फ्रेडी से भी वो शादी कर लेगी। ये बातें सुनकर ना हिगिंस उसे फिर से डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक बादशाह के साथ रहने के काबिल बनाया है और तुम फ्रेडी से शादी करना चाहती हो। फिर जब लीजा ये बात करती है ना कि वो हिगिंस के स्टूडेंट नेपोमक की असिस्टेंट बनकर फोनेटिक्स सिखाएगी, तो हिगिंस और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि अगर लीजा ने ऐसा किया तो वो उसकी गर्दन तोड़ देगा। लीजा को समझ आ जाती है कि अब ना उसकी धमकी से हिगिंस जो है ना वो काफी डर गया है और अब वो हिगिंस को एक तरह से डोमिनेट कर सकती है। अगर हिगिंस की बात की जाए तो वो लीजा के अंदर इस तरह लड़ने की ताकत देखकर काफी खुश था, तो वो उसे कहता है कि आई लाइक यू लाइक दिस पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। इतने में ना मिसेस हिगिंस आती है और वो और लीजा दोनों ही उसके फादर की वेडिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही लीजा जाने वाली होती है तो हिगिंस ना उसे एक लिस्ट देता है जिसमें वो सारे काम लिखे होते हैं जो कि करने वाले थे, यानी ग्रोसरी का सामान वगैरह लेकर आना। तो लीजा जो होती है ना वो कहती है कि वो ये काम खुद कर ले, तो मिसेस हिगिंस कहती है कि टेंशन ना लो, मैं ये तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। तो हिगिंस जो होता है ना वो भी खुश होकर कहता है कि ये काम तो लीजा ही करेगी। इसके बाद एंड में ना हिगिंस जो होता है वो लीजा और फ्रेडी की शादी करने वाली बात सोचकर हंसता है और यहाँ पर ये प्ले एंड हो जाता है। अब इसकी जो एंडिंग है ना उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस प्ले की जो एंडिंग है ना वो एक फाइट के साथ एंड होती है और उसके अलावा ना ओरिजिनल मिथ की तरह ना इस कहानी में हिगिंस और एलिजा जो है ना वो शादी नहीं करते और इस चीज की जस्टिफिकेशन देने के लिए ना शॉ ने ना 1916 में ना एक ऐसे भी लिखा था जिसका नाम था व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, जिसमें ना उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ना हिगिंस और एलिजा इन दोनों का एंड में ना शादी करना क्यों इम्पॉसिबल था। ये चीज उसने एक्सप्लेन की थी।